इस लंबे बाल वाले लड़के के साथ एक क्यूट लड़की है, फिर भी इसका अलग ही ऑब्सेशन है। 40 साल की टीचर्स, पर ऐसी टीचर हो तो किसका दिल नहीं पिघलेगा। फाइट शुरू होने वाली है, पर भाई ने ओपोनेंट को पूरा इग्नोर मार रखा है। सीधा टीचर को डिनर पे इनवाइट कर दिया और स्पॉइलर अलर्ट, डिनर सच में हुआ। कंडीशन बस ये थी कि पहले ड्यूल जीतनी पड़ेगी। उसके बाद इसने ओपोनेंट को जो बुरी तरह धोया है, ना सिर्फ पीटा बल्कि उसके वोकल कॉर्ड्स तक काट दिए और सब तोड़ फोड़ दिया और उसकी हड्डियां तोड़ दी। पर ये लड़का ओल्डर वुमेन के पीछे क्यों पागल है और अपने क्लासमेट्स पर इतना रूथलेस क्यों है? स्टार्टिंग में ये एकदम लूजर था जिसकी हर रोज बेइज्जती होती थी। फ्रे ब्लेक का बाप भी इसके वीक होने से इतना परेशान था कि उसने इसको अपनी लाइफ से निकाल दिया। इतना प्रेशर झेल नहीं पाया तो भाई ने सीधा लाइफ से लॉग आउट करने का सोच लिया। तभी लूकस स्ट्रॉमन ने इसकी बॉडी टेक ओवर कर ली। लूकस अपने टाइम का सबसे खतरनाक आर्चमेज था, एक 9th सर्कल में जो अकेला ही पूरी आर्मी को एक स्पेल में मिटा सकता था। सोचो जरा, हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 10 मेजर्स 8 सर्कल तक पहुंचे हैं और ये बंदा 9th सर्कल पर बैठा था। एंड में एक डेमीगॉड ने आकर उसको घमंडी बोला। ह्यूमैनिटी की पीक पर पहुंचकर उसने डायरेक्ट गॉड से पंगा ले लिया था, तो उन्होंने एक सुपर पावरफुल स्पेल से उसे सील कर दिया। वो 4000 साल तक वहां कैद रहा और उसका दिमाग ऑलमोस्ट हिलने वाला था। तभी फ्रे उसके माइंड में अपीयर हुआ, जिसे अपनी वीकनेस पर बहुत रिग्रेट था और वो बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। यही वो मोमेंट था जब लूकस ने उसकी बॉडी ली। उसने कसम खाई कि वो फ्रे का हर सपना पूरा करेगा और उस डेमी गॉड से चुन चुन के बदला लेगा। रात भर दबा के ट्रेनिंग हुई और पहले ही दिन भाई 5th रैंक पर पहुंच गया। इसके लिए बॉडी की सारी इंप्योरिटीज निकालनी पड़ी। सोचो, स्कूल का प्रिंसिपल खुद सिर्फ 6th सर्कल पर है। इधर कोर्टयार्ड में बुलीज चिल कर रहे हैं। लीडर बोलता है उसके हाथ फ्रे को दोबारा पीटने के लिए खुजला रहे हैं। वो लोग लास्ट टाइम की धुलाई याद करके हंसने लगते हैं। एक मोटा लड़का बोलता है कि उसने कल फ्रे को इन्फर्मरी से ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स ले जाते देखा था। फिर उनकी बेट लग जाती है कि उसने सुसाइड किया या नहीं। लीडर का मानना था कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लूकस ने फ्रे की बॉडी एकदम क्लीन कर दी थी। इस लड़के ने वाकई बहुत सहा था, पर ऑब्वियसली लूकस जितना नहीं। इसे ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? खैर, अब वेस्ट्रो एकेडमी के कैफेटेरिया में सब शॉक्ड हैं क्योंकि फ्रे भूखों की तरह खाना दबा रहा है। ढेर सारा खाना ऐसे दबा रहा था जैसे कुछ हो ही ना। सबको लगा भाई 1 हफ्ते से भूखा है, पर सच तो ये था कि 4000 साल से उसके पेट में कुछ गया ही नहीं था। खैर, अब 4000 साल के लूकस को इन बच्चों के बीच स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। उसे समझना था कि नए जमाने में सब कैसे चलता है, तभी वो डेमीगॉड से बदला ले पाएगा। अब चलते हैं क्लासरूम। सारे गुंडे पहले से वहां थे, सब उसको घूरने लगे। लीडर भी, जो तुरंत बोला कि वो बेट जीत गया क्योंकि फ्रे अब जिंदा है। अचानक लीडर जानबूझकर फ्रे के रास्ते में पैर फंसा देता है और उसको ताना मारता है। ऑब्वियसली वो दोस्त तो है नहीं और अब बेइज्जती का नया सीन शुरू होने वाला था। तभी एक मोटा गुंडा आकर फ्रे को पकड़ता है और बेट में हारे हुए 10 मील टिकट्स मांगता है। फ्रे के सर पे पड़ती है तो वो सोचता है कि ये इडियट आखिर है कौन। साफ था कि ये पहले वाले फ्रे का दोस्त नहीं था। अचानक फ्रे की बॉडी बुरी तरह कांपने लगती है। वो ऐसी कांप क्यों रहा? जैसे ही मोटे का पंच पड़ने वाला था, फ्रे उसके पीछे गोकू की तरह टेलीपोर्ट हो गया। क्लास में सब उसकी स्पीड देख के शॉक्ड रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। और तभी लूकस को रियलाइज हुआ कि बॉडी इसलिए कांप रही थी क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले वाले फ्रे को सुसाइड करने पर मजबूर किया था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो मोटा उठकर दोबारा फ्रे को थप्पड़ मारने आया, पर फ्रे ने बिना अपने हाथ पॉकेट से निकाले बस अपनी एनर्जी का एक झटका दिया और उसको दोबारा हवा में उड़ा दिया। वो मोटा कई चेयर्स तोड़ता हुआ गिरा। अब उस बुली का चेहरा लाल था, चोट लगी थी और वो पूरी तरह कंफ्यूज था। फ्रे ने बिना किसी स्पेल चैंट के उसकी धुलाई कर दी थी। बातें आग की तरह फैलने लगी कि फ्रे एकदम बदल गया है। बच्चों के सामने ये तमाशा करके फ्रे को थोड़ा अजीब लगा। पूरी क्लास सन्नाटे में थी। वो चुपचाप अटेंशन से साइड होने की कोशिश करने लगा। डेविड इतना डर गया था कि बस खड़ा देखता रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वीक से फ्रे ने ये सब किया है। रेड हेयर वाली लड़की उसको लगातार नोटिस कर रही थी। तभी एक आवाज आई कि यहाँ चल क्या रहा है। ये प्रोफेसर डियो थे जो अभी आए थे। जैक वहां बेहोश पड़ा था। प्रोफेसर डियो ने उसे चेक किया और देखा कि उसकी बॉडी में अभी भी माना के ट्रेसेस हैं। ये देखकर वो शॉक हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि क्लास में इतना गिफ्टेड बच्चा है। वो देखने लगे कि ये किया किसने है। डियो जैक को ले गई और फिर प्रोफेसर केविन ने आगे की क्लास स्टार्ट की। स्टूडेंट्स आपस में डरे हुए लुक्स एक्सचेंज कर रहे थे। प्रोफेसर केविन ने आते ही सारी लड़कियों को ताड़ना शुरू कर दिया। लड़कियों को मेजॉरिटी में देखकर उसने इसे बेस्ट क्लास घोषित कर दिया। फिर उसने इजाबेल को देखा जो चुपचाप पढ़ रही थी। उसके ठीक बाद उसने फ्रे को भी बुक पढ़ते देखा। एक लड़की फुसफुसाई कि उसको ये प्रोफेसर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लड़कियों को देखते ही ये एकदम थरकी बन जाता है। वो फ्रे के पास गया जो उसे ध्यान से देख रहा था। फ्रे को क्लास में देखना अजीब था क्योंकि वो हमेशा एब्सेंट ही रहता था। फ्रे को समझ नहीं आया क्या बोले। केविन को पहले लगा कि ये पढ़ाकू बच्चा है, फिर याद आया कि ये तो आता ही नहीं है। फ्रे ने स्माइल करके बोला कि वो थोड़ा बिजी था। लड़कियां बातें बनाने लगी कि कितना पथेटिक है, आता है तो बस मार खाने। प्रोफेसर ने पूछा कि उसकी क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था। फ्रे ने बात घुमाते हुए बोला कि वो अपनी यूथ का पीक एंजॉय कर रहा था। लड़कियां हंसी कंट्रोल करने लगी।
केविन को ये बकवास लगा, पर उसने फ्रे का टेस्ट लेने का सोचा। अगर फ्रे जवाब नहीं दे पाया तो ओवर स्मार्ट बनने की सजा मिलेगी। टेस्ट शुरू हुआ। पहला सवाल था, मैजिक वॉरियर किंग कैसिडिन के 3 आइटम्स का नाम बताओ। फ्रे ने आंखें छोटी की। जवाब देने के बजाय उसने प्रोफेसर को रिपीट करने को कहा। उसको नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया था, पर ये बहुत जाना पहचाना लग रहा था। 4000 साल पहले एक फियरलेस हीरो था जिसकी पावर सबको हैरान कर देती थी। उसकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि उसकी एनर्जी पूरे जंगल तबाह कर देती थी और जमीन हिल जाती थी। वो कभी थकता ही नहीं था। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा कि अगर तू नहीं रुका तो सारे पहाड़ ही गायब हो जाएंगे। कंधे पर बैग लटकाए वो दोस्त और कोई नहीं, लूकस स्ट्रॉमन था। काफी टाइम हो गया था उसने नहीं देखा था कैसिडिन को। दिन शाम था और लूकस अपने दोस्त को ट्रेनिंग करते देख रहा था। कैसिडिन रुका नहीं, बस बोला कि चाय बनी है, लूकस खुद डाल ले। चाय पीते हुए लूकस ने कैसिडिन से शादी के बारे में पूछा। कैसिडिन थोड़ी देर रुका, फिर मजाक में बोला कि लूकस औरत का दिल कभी नहीं समझ पाएगा। उसने कहा कि औरत का प्यार एक मर्द को अंदर तक हिला सकता है और वीक लोग इसमें फंस जाते हैं। कैसिडिन का मानना था कि एक वॉरियर को रहना चाहिए लड़कियों के आगे पत्थर की तरह सख्त, पर मैजेस ऐसी बातें नहीं सोचते थे। लूकस ने अपने दोस्त को देखा और कैसिडिन ने भी उसे देखा। थोड़ी देर बाद लूकस ने मजाक किया कि अगर पत्थर सुंदर हो तो वो उसे भी डेट कर लेगा। ये याद आते ही फ्रे रोने लगा। उसको रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त किंग कैसिडिन इतने सालों बाद कितना फेमस हो गया है। प्रोफेसर केविन को समझ ही नहीं आया कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। क्लास बस इस बात पे लड़ रही थी कि क्वेश्चन बहुत टफ है। इजाबेल अच्छी तरह समझ गई थी कि प्रोफेसर बस शो ऑफ करके फ्रे की बेइज्जती करना चाहता था। तभी एक आवाज ने पोलाइटली इंटरप्ट किया। इजाबेल बोली कि इस क्वेश्चन का मैजिकल हिस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लास उसकी हिम्मत देखकर शॉक्ड थी। फ्रे ने भी नोटिस किया कि डेलिकेट दिखने के बावजूद वो एकदम सोल्जर की तरह बोल्ड थी। प्रोफेसर का फोकस उस पे गया और उसका चेहरा टाइट हो गया। इजाबेल ने आर्ग्यू किया कि कैसिडिन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए माना यूज करता था, इसलिए उसे मेज नहीं मानना चाहिए। फिर वो नर्वसली वेट करने लगी उसके जवाब का। केविन उसके डेस्क के पास आया और पूछा, क्या इजाबेल मैजिक वॉरियर्स का मजाक उड़ा रही है? वो थोड़ी डर गई और बोली, उसका ये मतलब नहीं था। पूरी क्लास शांत थी। फ्रे को भी गुस्सा आया क्योंकि कैसिडिन को मेज कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रोफेसर ने अजीब सी हंसी हंसी और बोला कि ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसने इजाबेल के शोल्डर पर हाथ रखा और दोनों को आने को कहा अपने ऑफिस में, पर इजाबेल ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। प्रोफेसर शॉक हो गया क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई स्टूडेंट ऐसे उसके अगेंस्ट जाएगी। इजाबेल को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो इजाबेल पर फ्रे की जगह आंसर डालने का प्रेशर डालने लगा, किसी और ने जवाब दे दिया। टाइगर किंग्स ग्लव और जायंट्स बेल्ट सुनकर प्रोफेसर वहीं जम गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो फ्रे कामली बता रहा था कि कैसिडिन यही 3 आइटम्स यूज करता था। वो ऑलमोस्ट बोलने ही वाला था कि वो और कैसिडिन दोस्त थे, पर रुका और पूछा, क्या? उसने अजीब सी बात कर दी थी। प्रोफेसर ने दांत पीसते हुए मान लिया कि जवाब सही है। फ्रे ने प्राउडली बोला कि ऐसे सवाल का जवाब तो वो कभी मिस ही नहीं कर सकता। बाकी सबको वो आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। फिर केविन वापस इजाबेल की तरफ मुड़ा और उसकी हरकत को डिसरिस्पेक्टफुल बताया। उसने उसकी रिस्ट पकड़ी और अपने ऑफिस चलने का ऑर्डर दिया। वो डर के मारे वहीं जम गई। फ्रे ये सब देख रहा था। फिर उसने कैसिडिन की एक पुरानी बात याद दिलाते हुए इंटरप्ट किया। उसने रिपीट किया कि एक औरत का प्यार किसी भी मर्द को अंदर तक हिला सकता है। कैसिडिन ने यह भी कहा था कि एक वॉरियर को औरतों के आगे पत्थर जैसा सख्त रहना चाहिए, वरना एक वीक माइंड वाला इंसान टेम्पटेशन में फंसकर जानवर बन जाता है। प्रोफेसर को बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको पॉइंट भी समझ नहीं आया, तो वो गुस्से में बोला कि शायद कैसिडिन गलत था। फ्रे ने नीचे देखा और नोटिस किया कि प्रोफेसर दोनों पैरों पर ठीक से खड़ा था। तभी केविन को इंसल्ट समझ आई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ्रे का नाम चिल्लाया और उसकी हिम्मत पर भड़क उठा। तभी इजाबेल को रियलाइज हुआ कि फ्रे ने उसको डिफेंड किया है। अब प्रोफेसर केविन का पूरा फोकस उस स्टूडेंट पर था जो एक राइट आंसर देके उड़ रहा था। उसने वार्निंग दी कि अगर बाकी क्विज फेल हुआ तो फ्रे पछताएगा। फ्रे आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करने लगा। वहीं प्रोफेसर को अब पसीने छूट रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स बस शॉक में देख रहे थे। फ्रे ने हर सवाल का आंसर इजीली दे दिया। एज ऑफ लाइट के बारे में भी उसकी नॉलेज अनबिलीवेबल थी। जब बेल बजी तो फ्रे खुश था कि चलो फाइनली लंच ब्रेक हुआ। उसने प्रोफेसर केविन को बुलाया और बोला कि बड़ा मजा आया। फिर पूछा क्या और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। केविन समझ ही नहीं पा रहा था कि इस बच्चे को 4000 साल पुरानी बातें इतनी डिटेल में कैसे पता है। फ्री के चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रोफेसर और फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। एंड में उसने क्लास डिसमिस कर दी, पर दिमाग में यही चल रहा था। इजाबेल भी उतनी ही हैरान थी। अकेडमी के बाहर फ्री खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ चल रहा था। तभी इजाबेल ने पूछा कि क्या वो लंच करने जा रहा है। वो पीछे से आई थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उसे तरस खाकर देख रही थी। फ्रे ने मुंह फेरा और इग्नोर मारा, पर वो पीछे पीछे आती रही, तो दोनों आगे पीछे चलने लगे। फ्रे ने जल्दी ही नोटिस कर लिया। मुड़कर उसने पूछा कि वो उसके पीछे क्यों घूम रही है। उसको उसके बात करने का फॉर्मल तरीका भी इरिटेटिंग लग रहा था, जो कि उसकी फैमिली की वजह से था। जल्दी ही बच्चे कैफेटेरिया में गए।
लंच सर्व हो रहा था। फ्रे कितना खा सकता है ये देखकर इजाबेल शॉक थी। उसने कैजुअली बोला कि उसने 4000 साल से कुछ नहीं खाया है, फिर भी उसने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इजाबेल ने पीछे आने के लिए सॉरी बोला और कहा कि वो कहीं और बैठना भी नहीं चाहती थी। फिर उसने पूछा कि उसको एज ऑफ लाइट के बारे में इतना कैसे पता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उस एरा का नाम 4 ग्रेट मास्टर्स की पावर्स के ऊपर रखा गया था। खाते खाते फ्रे को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। उसको रियलाइज हुआ कि 4000 साल में मैजिक एडवांस होने के बजाय और खराब हो गया है। वो सोचने लगा कि क्या इसमें डेमिगॉड का कोई हाथ है। उसके सामने वो लड़की चुपचाप खा रही थी और वो समझा रहा था कि 4 ग्रेट मास्टर्स थे, कैसिडिन द मैजिक वॉरियर, श्वाइजर विल्समिन द सेज, आइरिस पीस फाउंडर द डार्क विच और लूकस स्ट्रोमैन। लूकस का नाम सुनते ही लड़की खुश हो गई और बोली कि वो एक अमेजिंग इंसान था। फिर मजाक में बोली कि अगर वो जिंदा होता तो वो अपनी मम्मी को उससे शादी करने को बोलती। ये सुनकर फ्रे जोर से हंस पड़ा। उसको यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी लड़की अभी से शादी की बातें कर रही है। एंटरटेन होकर और थोड़ा फ्लैटर्ड फील करके उसने पोलाइटली ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वहीं बाकी स्टूडेंट्स उनको बात करते हुए ताड़ रहे थे। रूमर्स पहले ही फैल चुके थे कि इसाबेल उसके पीछे घूम रही है। वो अकेडमी की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट थी और उस क्रेजी डेविड को भी उस पर क्रश था। तभी अपना नाम सुनकर डेविड वहां आ टपका। बाकी लोग उससे डर के पीछे हट गए, पर फ्रे और इसाबेल बात करते रहे। डेविड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सॉसेज काटते हुए इसाबेल ने प्रोफेसर केविन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा। फ्रे खाते खाते समझाने लगा कि श्वाइजर के ट्रेनिंग मेथड्स थे एसिमिलेशन, डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। वो बोली उसने सिर्फ पहले 2 पढ़े हैं। टेबल पर हाथ रखकर उसने फ्रे को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सिखाने को कहा। ब्रेड की एक और बाइट लेते हुए फ्रे ने पूछा कि उसका लेवल क्या है। इसाबेल 3rd डिग्री ऑफ मैजिक तक पहुंच चुकी थी। वो इंप्रेस था कि इस एज में वो यहां तक आ गई। लड़की बोली कि वो बुड्ढों की तरह बात करता है। अपनी प्लेट एकदम चाट के साफ करते हुए उसने बोला कि वो बहुत लंबी जिंदगी जी चुका है। पर लड़की को तो यही लग रहा था कि दोनों सेम एज के हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो सही भी थी और गलत भी। खाने का पूरा पहाड़ खत्म करने के बाद फ्री ने बोला कि उसका पेट अब भर गया है। वो बर्तन उठाकर खड़ा हुआ, बिना बताए कि वो कॉन्फ्लिक्ट सिखाएगा या नहीं। उसने उससे कहा कि उसे ऑफिशियली सिखाना नहीं आता, उसको बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो बेहतर होगा कि वो बुक्स पढ़े। इसका मतलब था कि वो ठीक से पढ़ा नहीं सकता। ये सुनकर कि उसके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है, लड़की और शॉक हो गई। उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी जितने लड़के को मैजिक की इतनी नॉलेज कैसे है। जैसे ही वो बर्तन लेकर वहां से गया, वो यही सोचती रही कि ये आखिर है कौन। बाद में स्टूडेंट्स की मैजिक ड्यूअल क्लास शुरू हुई। सब इक्वल रहीं, इसलिए स्ट्रिक्टली रूल था कि सिर्फ 1st डिग्री स्पेल्स यूज होंगे। डेविड ये सुनकर खुश था, पर फ्रे और इजाबेल को क्लोज देखकर जल भून रहा था। उसको समझ नहीं आया कि वो उससे इतनी बातें क्यों कर रही थी। टीचर ने वार्न किया कि इसे रियल फाइट समझा जाएगा तो सब इसे सीरियसली लें। फ्रे टीचर को बड़े गौर से देख रहा था। उनका नाम जेन था और वो उनकी ब्यूटी पर पूरा फिदा हो गया था। इजाबेल ने ऑब्जेक्ट किया और बोली कि 40 साल की टीचर को ऐसे ताड़ना गलत है, पर भाई चुप ही नहीं हुआ और उनकी तारीफों के पुल बांधता रहा कि फिगर हो तो ऐसा। इजाबेल शॉक थी कि इसकी औरतों की चॉइस भी बुड्ढों वाली है। पहली ड्यूल डेविड वर्सेस फ्रे की थी। दोनों आमने सामने फाइट के लिए रेडी थे। फ्रे धीरे से आगे बढ़ा और स्माइल करने लगा। डेविड ने बोला उससे वेट नहीं हो रहा और उसने हाथ आगे बढ़ाया। फ्रे ने उसको फुल इग्नोर किया और पलट गया। उसमें कुछ अलग सी बात लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल उस लड़के जैसा नहीं जिसे डेविड पहले बुली करता था। फिर सब स्टूडेंट्स शॉक में रह गए जब फ्रे ने प्रोफेसर जीन को वेस्ट से पकड़ा और उनकी लुक्स की तारीफ करने लगा। जब वो घबराकर फ्रीज हो गई तो उसने बोला, टेंशन ना लो, वो दिखने में भले ही जवान हो पर अंदर से उनसे बड़ा है। फिर उसने सीधा उन्हें रात के डिनर के लिए पूछ लिया। जीन ने खुद को छुड़ाया और उसको वापस अपनी जगह जाने को कहा। फ्रे ने एक शर्त रखी, अगर वो जीता तो उन्हें उसके साथ डिनर करना पड़ेगा। किसी को नहीं लगा था कि वो ये कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 1st डिग्री पर था और डेविड 3rd डिग्री पर। वो हारेगा सोचकर जेन ने बेट मान ली। अब उनकी डील हो चुकी थी। उसकी बातों से वो थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई थी। उनके गाल पिंक हो गए और उन्होंने जल्दी से खुद को काम करने की कोशिश की। एक बच्चे की वजह से उनका दिल ऐसे धड़कना नहीं चाहिए था। अब आमने सामने डेविड ने पूछा, क्या फ्री पागल हो गया है? वो उसको प्रोवोक करता रहा, ये सोचकर कि ये टीचर से मैच कैंसिल करवाने की ट्रिक है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ थी। वो फ्रे का मजाक उड़ाता रहा जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया। डेविड बोला कि वो उसके वोकल कॉर्ड्स निकाल लेगा और फिर हड्डी तोड़ देगा। आज के बाद फ्रे कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा। पर फ्रे बिल्कुल नहीं डरा। जहां तक उसे याद था, 1st डिग्री स्पेल्स इतना डैमेज नहीं कर सकते थे। फिर भी डेविड ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर जीन के इशारे पर फाइट शुरू हुई। दोनों अपनी जगह डटे रहे। डेविड ने स्टोन फ्यूरी से स्टार्ट किया। जमीन से बड़े पत्थर निकले और हवा में एक बड़ा स्टोन एरो बन गया। स्टूडेंट्स हैरान थे कि वो स्टोन फ्यूरी यूज कर सकता है। इजाबेल भी शॉक थी। जीन ने कहा था कि सिर्फ 1st डिग्री स्पेल्स अलाउड है, पर डेविड ने एक्चुअली कोई रूल नहीं तोड़ा था। रेड हेयर वाली लड़की ने पूछा कि ऐसा स्पेल कैसे अलाउड है। डेविड बोला कि ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ डायरेक्ट फैमिली एयर यूज कर सकता है, और फिर विजन मैजिक एक्टिवेट कर दिया। भले ही ये पावरफुल था, एक 1st डिग्री मेज भी इसको यूज कर सकता था। उसकी फैमिली विजन मैजिक को पावर का सिंबल मानती थी, पर वो इसे सिर्फ लोगों को बुली करने के लिए यूज करता था। फ्रे पर स्टोन एरोस पॉइंट करते हुए उसने सोच लिया कि अपोनेंट डर गया है।
फ्रे ने इसको इग्नोर किया और बोला ये स्पेल्स कुछ भी नहीं है। फिर उसने एक हाथ से मैजिक मिसाइल चला दी। इजाबेल सहित पूरी भीड़ शॉक में चुप हो गई। स्पेल का कलर एकदम ब्रिलियंटली चमक रहा था। डेविड हंसने लगा। उसे लगा मैजिक मिसाइल स्टोन फ्यूरी को हरा ही नहीं सकती। उसने स्टोन एरो फ्रे की तरफ छोड़ा और एक ही क्लैश में फ्रे ने सारी पत्थर तोड़ दिए और डेविड को ऐसी स्पीड से उड़ाया कि देख के डर लग जाए। फोर्स ने उसको हवा में फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा और बुरी तरह जख्मी होकर रोल होने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। स्टूडेंट स्पीचलेस रह गए। यहां तक कि प्रोफेसर जेन भी फ्रे की पावर देखकर अट्रैक्ट हो गई थी। वो काफी ग्रो कर चुका था। वहीं डेविड दर्द से चिल्ला रहा था। गला इंजर होने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। ये सीन बहुत डरावना था। पास ही एक स्टूडेंट के हाथ में अभी भी पत्थर था। वो लोग तो बस सी क्लास प्रैक्टिस मैच देखने आए थे। फ्रे ने बोला कि डेविड ड्यूल में इतनी बेशर्मी से विजन मैजिक यूज करके अपनी फैमिली की नाक कटवा रहा है। डेविड ने बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से बस ला टपक रही थी। डेविड की वोकल कॉर्ड्स निकालने वाली धमकी याद करके फ्रे ने हल्की सी स्माइल दी। अपना काम करने के लिए चमकती हुई स्पीयर फिर से अपीयर हुई। डेविड ने उसकी एक एक हड्डी तोड़ने का प्रॉमिस किया था और फ्रे फेवर रिटर्न करने के लिए रेडी था। हार मान चुका डेविड रहम की भीख मांगना चाहता था पर डैमेज इतना था कि आवाज ही नहीं आई। एक हल्के टच के साथ फ्रे ने वापस से स्पीयर फायर किया। वो डेविड के पैर पर लगा और वो दर्द से तड़पता हुआ चिल्लाया। उसे समझ आ गया था कि उसका गेम बच गया है। उसके राइट लेग की हड्डियां पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थी। फिर भी फ्रे उसके पास जाता रहा और बोला कि ये तो खुद डेविड का ही प्लान था। इजाबेल ने अपना मुंह ढक लिया। वायलेंस को इतना बढ़ता देख प्रोफेसर जेन तुरंत मुड़ी और डुएल रोकने का ऑर्डर दिया और फ्रे को विनर डिक्लेयर कर दिया। पर डेविड ने सरेंडर नहीं किया था। फ्रे ने उनको याद दिलाया कि उन्होंने इसे रियल बैटल की तरह ट्रीट करने को कहा था और बैटलफील्ड पे कोई टाइम आउट्स नहीं होते। इजाबेल को टीचर का लॉजिक समझ नहीं आया। पावरलेस फील करते हुए उसने अपना सर नीचे कर लिया। फ्रे की आंखों का कलर चेंज हो गया जो उसका गुस्सा दिखा रहा था। डेविड को दूसरों को दर्द देने में बड़ा मजा आता था पर अब उसकी बारी थी। फ्रे बोला कि इसके जैसे मेजेस को की वजह से ही दुनिया का ये हाल हुआ है। सबकी भलाई के लिए इसे लाइफ में कभी मैजिक यूज नहीं करना चाहिए। एक एक स्टेप करके फ्रे आगे आया। फिर वो बोला कि वो मजाक कर रहा था। वो उसकी सारी हड्डियां नहीं तोड़ेगा। तरस खाते हुए उसने बोला कि वो इसे यहीं एंड कर देगा। डेविड और जोर से रोने लगा। एक पल के लिए उसने चैन की सांस ली पर फ्रे वापस मुड़ा और बोला पिक्चर अभी बाकी है। डेविड का एक पैर अभी भी बचा है तो वो उस पे भी मैजिक मिसाइल यूज करेगा। स्फीयर को दोबारा बनता देख डेविड की आंखों में पूरी होपलेसनेस भर गई। फ्री के हाथ में पावर बढ़ती जा रही थी। डेविड ने चिल्लाने की कोशिश की पर आवाज नहीं आई। दूर से बाकी सब शांति से फ्रे की पावर देख रहे थे। एक ब्लॉन्ड स्टूडेंट ने ध्यान से सब नोटिस किया और वहां से निकल गया। कहीं और दो लोग अरीना को क्लोजली स्टडी कर रहे थे। ये खबर एकेडमी में आग की तरह फैल गई। लोग बोल रहे थे कि फ्रे ने ड्यूल में डेविड का कच्चूमर निकाल दिया और उसके वोकल कॉर्ड्स और पैर बर्बाद कर दिए। ज्यादातर लोगों को अंदर ही अंदर यही लगता था कि डेविड एक इडियट है और उसके बिना एकेडमी ठीक ही है। फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लेक फैमिली का लूजर आखिरकार जीत गया। कुछ तो ये भी गैस कर रहे थे कि उसने डेविल के साथ कोई डील की है। जब फ्रे हॉल से जा रहा था एक आदमी ने उसको रोका। फ्रे उसको जानता नहीं था तो उसने उसका नाम पूछा। उस लड़के ने खुद को येमन मिलो इंट्रोड्यूस किया जो कि एक 4th ईयर स्टूडेंट था। जब उसे पता चला कि वो एक सीनियर है तो फ्रे ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। दोनों ने एक दूसरे को शार्प लुक दिया। फिर येमन ने डायरेक्टली उसको ट्रॉमन रिंग्स में आने का ऑफर दे दिया। ये नाम सुनकर फ्रे के अंदर कुछ हलचल हुई। अब तक उसे इस ग्रुप के बारे में पता चल चुका था। ये एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो वेस्टरों को रिप्रेजेंट करती थी। एकेडमी में हर कोई ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकता था। वो लोग मेंबर्स चुन कर लेते थे। येमेन के हाथ की रून रिंग सबूत थी कि वो ट्रॉमन रिंग्स का है। इधर फ्रे बस यही सोच रहा था कि बिना परमिशन उसके नाम का यूज करना प्राइवेसी इन्वेड करने में आएगा या नहीं। वो सुनता रहा जब तक स्टूडेंट बोलता गया। इससे पहले कि येमेन बोल पाता कि वो ग्रुप का लीडर है, फ्रे पलट गया। उसको इनके ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी एक आवाज आई कि इस लड़के को मनाना आसान नहीं होगा। हॉलवे में पेरून जून खड़ा था। यीमेन ने अपने तगड़े साथी को ग्रीट किया। ये नाम सुनकर फ्रे ने ध्यान दिया। नया बंदा आगे आया और खुद को ग्रुप का लीडर बताया। उसने याइमन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोला और कहा कि उसके दोस्त ने ट्रॉमन रिंग्स के बारे में सच ही कहा था। फ्रे बस चुपचाप उसको घूरता रहा। उसने सच में अपने सामने खड़े उस लड़के को ध्यान से देखा। इतनी कम उम्र में वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर लग रहा था। फिर भी फ्रे को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वहां से ये बोलकर निकल गया कि वो उनसे कोई चार्ज नहीं लेगा इस बात का कि वो लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं। उसकी इतनी हवा देखकर डुमान भड़क गया पर पैरून ने उसको शांत रहने को कहा। अपना सर खुजलाते हुए उसके दोस्त ने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी। वहीं वो ब्लू आईज वाला लड़का उसको जाते हुए देखता रहा। उस रात गेस्ट्स आना शुरू हो गए। डिनर पहले ही रेडी था। प्रोफेसर ने फ्रे के साथ खाने का प्रॉमिस किया था। हालांकि इजाबेल का वहां होना थोड़ा अजीब लग रहा था। खाते टाइम इजाबेल ने कैजुअली बोला कि उसको इग्नोर करें और सोचें कि वो वहां है ही नहीं। इरिटेट होकर फ्रे ने उसको जाने को कहा।
वो बस कंधे उचकाकर कॉन्फ्लिक्ट मेथड की बात छेड़ दी, जिससे प्रोफेसर गौर से सुनने लगी, क्योंकि फ्री ने अभी तक उसको सिखाया नहीं था। इसाबेल को लगा कि सबसे बेस्ट प्लान उसके आसपास रहना ही है। इंटरेस्ट दिखाते हुए प्रोफेसर जेन ने पूछा, क्या उसका मतलब श्वाइजर की ट्रेनिंग मेथड से है? इसाबेल हैरान थी कि प्रोफेसर को भी इसके बारे में पता था। जेन ने अपनी ड्रिंक का सिप लिया और बोला कि उसने बस दूसरे वॉरियर से रूमर सुने थे। उसने रिकॉर्ड्स में बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसको लगा कि फ्रे कुछ जानता है, वो और सुनना चाहती थी। फ्रे चुपचाप अपने कप से पीता रहा। तभी टेबल के पास और एक अचानक टच से प्रोफेसर घबरा गई। फ्री उनके पीछे खड़ा था, उनको हग किया और बोला कि वो उन्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सिखा सकता है। वो ये आगे की बात अपने रूम में करना चाहता था। प्रोफेसर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर वो थोड़ा झिझकी, क्योंकि वो सिर्फ 20 साल का था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका माइंड और बॉडी एक साथ काम नहीं कर रहे थे। बस किस करने ही वाले थे कि इजाबेल ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और फ्री को प्रोफेसर के साथ इतनी बेशर्मी दिखाने से रोका। चांद आसमान में पूरा खिला था। बैल्कनी में खड़े होकर फ्री सोचने लगा अपनी नई जिंदगी के बारे में। अगर उस डेमीगॉड का सच में दुनिया पर राज है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा था। 4000 साल बाद भी लोगों को कैसिडाइन, श्वाइजर, आइरिस और खुद उसका नाम याद था। इसका मतलब उसकी लेगेसी अभी भी जिंदा थी और लोग इसके लिए अभी भी लड़ रहे थे। इजाबेल चुपचाप चलकर आई। वो ख्यालों में इतना खोया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो बस आंखें फाड़े उसे घूरती रही। एक पल बाद फ्री की नजर उससे मिली और उसने कुछ पूछा। उसको जानना था कि एकेडमी चलाता कौन है। इससे भी ज्यादा उसे सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान के बारे में जानना था, चाहे वो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स या स्टाफ में से हो। जवाब देने से पहले उसने कंप्लेन की कि वो कभी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। फ्रे ने प्रॉमिस किया कि वो देगा अगर उसने बता दिया कि यहाँ का बॉस कौन है। एक्साइटेड होकर वो बच्चों की तरह हाथ हिलाकर खुश हुई। उसने बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट पेरोन जुन है और प्रोफेसर्स में प्रोफेसर डियो पल्समैन और प्रोफेसर अडिया, पर ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग शायद उसकी बुआ है। उसकी बुआ वेस्ट्रैट एकेडमी की हेडमिस्ट्रेस है, मैडम साइरस ट्रिस्टन। तभी प्रोफेसर जेन आकर उनके साथ जुड़ गई। उन्होंने बताया कि साइरस एक फेमस 6th डिग्री मेज है जिसका नेचर काफी कोल्ड है। फ्रे फील कर पा रहा था कि वो रैंक कितनी पावरफुल होती है। थ्योरी की माने तो मेजेस 9th डिग्री तक पहुंच सकते हैं, पर पिछले 3000 सालों से किसी ने ये नहीं किया था। कुछ लोगों को तो इसके पॉसिबल होने पर ही डाउट था और उन्हें लगता था कि ट्रू लिमिट 8th डिग्री है। आज तक 10 से भी कम मेजेस वहां तक पहुंचे थे, तो 9th डिग्री बस एक मिथ था। फ्री ने आसपास देखा और पूछा, क्या हेडमिस्ट्रेस ने ही एकेडमी को प्रोटेक्ट करने वाला स्पेल लगाया था? प्रोफेसर जीन श्योर नहीं थी, पर बोली कि ये पॉसिबल है। फ्रे समझ गया कि वो अभी एक 6th डिग्री मेज से भिड़ नहीं सकता। फिर उसको ट्रॉमन रिंग्स का ऑफर याद आया। कुछ गड़बड़ होने की फीलिंग से उसने डिसाइड किया कि उसे साइरस ट्रिस्टन से मिलना पड़ेगा। वो अपनी नई दोस्त की तरफ मुड़ा और उसको पास बुलाया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ जब वो उस फेवर के बारे में सोचने लगा जो वो मांगने वाला था, क्योंकि एक बच्ची को इस सब में घसीटना एक बैड आइडिया हो सकता था। उसका गोल कम से कम 7th डिग्री तक पहुंचना था। प्रोफेसर ने उसे बताया कि इसमें 10 साल लग जाएंगे, भले ही वो कितना भी फास्ट हो। फ्रे ने रिप्लाई किया कि वो वेकेशंस खत्म होने से पहले ही वहां तक पहुंच जाएगा। जेन हंसने लगी और बोली कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, पर उसके एक एक वर्ड में कॉन्फिडेंस था। जब उसने नोटिस किया कि प्रोफेसर अकेली हैं, तो वो पास किया और फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश की। इजाबेल ने इरिटेट होकर उसको याद दिलाया कि वो अभी भी वहां मौजूद है। उसने वार्निंग दी कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ पकड़ी गई तो उसकी बुआ उनकी अच्छी क्लास लेगी। इससे उसके सारे प्लान्स मिट्टी में मिल गए। यही रीजन था कि उसे छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो प्रोफेसर जेन मान गई और चली गई, जिससे इजाबेल और इरिटेट हो गई। लैम्प्स की रोशनी रात में चमक रही थी। फ्री जानता था कि उसे जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, उसे बस गलतियां करने से बचना था। चांद को देखते हुए उसने सबसे फास्ट रास्ता चूज किया। 2 हफ्ते बाद कोई लंगड़ाता हुआ वहां आया। डेविड वापस स्कूल आ गया था और फ्री को ढूंढ रहा था। वो अभी भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और बोला कि फ्रे जैसा लूजर उसको हरा ही नहीं सकता। हॉल में सबने उसका चिल्लाना सुना। इधर फ्रे शांति से अपनी बुक पढ़ रहा था। गुस्से से लाल होकर डेविड ने कसम खाई कि वो उसको पैदा होने का रिग्रेट करवाएगा। उसने बोला कि वो फ्रे की जिंदगी नरक बना देगा। पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता, फ्री ने एक मैजिक मिसाइल छोड़ दी और उसको जमीन पर गिरा दिया। फ्लोर पर गिरते ही डेविड की बैसाखियां उड़ गईं। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे ये सब देख रहे थे। अब उसकी नाक भी टूट चुकी थी। बाद में क्लास में प्रोफेसर केविन ने बताया कि डेविड अपनी नाक ठीक करवाने वापस घर चला गया है। बोर होकर फ्रे हॉल्स में घूमने लगा। उसने सोचा कि इतनी बड़ी वेस्टरेट एकेडमी के स्टूडेंट्स को कम से कम थोड़ी क्लास दिखानी चाहिए थी, तभी वो बॉडी से डायरेक्ट माना यूज करना सीख पाता। उसको रियल कॉम्बैट की जरूरत थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, ओए ग्रे बालों वाले लड़के। उसके पीछे खड़े एक लड़के ने कहा। उन्होंने सुना था कि फ्रे मैजिक में बढ़िया है। एक टूटे फूटे रूम में एक लड़के ने खुद को एलेक्स ड्रीमाइड इंट्रोड्यूस किया, एक अपर क्लासमैन जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रे उससे इंप्रेस होगा। बिना किसी डर के उसने बड़ी बड़ी फेंकी कि वो अपने सामने खड़े इस पतले से लड़के को बिना पसीना बहाए कुचल सकता है। गुस्से में आकर उसने पूछा कि फ्रे ने डेविड के साथ क्या किया है, जिसे वो अपना छोटा भाई बोलता था। फ्रे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचने लगा कि क्या ये इडियट्स उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। रिस्पेक्ट की डिमांड करते हुए सीनियर ने अपना हाथ उठाया। फ्रे की लिए तो ये बस बिगड़े हुए बच्चे थे,
ड्रीम बार बार पूछ रहा था कि फ्रे ने उसके दोस्त से फाइट क्यों की। जब वो लास्ट ग्लेड हीट मैजिक टूर्नामेंट में 17th आने की दींगे हाँक रहा था तो फ्रे ने एक बड़ी सी जमाई ली। आखिर में सीनियर ने उसको डराने की कोशिश की और बोला कि आज तेरा आखिरी दिन है। फ्रे के लिए ये बस एक बड़ोसा सीनियर था जो अपने दोस्तों के आगे कूल बनने के लिए एक फ्रेशर को धमका रहा था। वो लड़के तो वहां बस तमाशा देखने आए थे। किसी ऐसे पे गैंग अप करने की जरूरत नहीं थी जिसे वो वीक समझते थे, खासकर तब जब फ्रे ने पहले ही एक मैजिक मिसाइल बना ली थी। उसने एक साथ तीनों को स्टूडेंट्स को हिट किया और एलेक्स बुरी तरह पीछे जा गिरा। फ्रे की पावर एक ही झटके में कई लोगों को गिरा सकती थी। इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। एलेक्स जमीन पर बिना हिले पड़ा था। बाकी लोग रोने लगे कि जब कोई बात कर रहा हो तो अटैक करना अनफेयर है, पर फ्रे को इन अमीरजादों के मजे लेने में बड़ा मजा आ रहा था। उसके इस एटीट्यूड की वजह से उनके अटैक्स और भी खतरनाक हो गए। गिलार्ड फैमिली का बड़ा बेटा गोल्बर उसको कुचलना चाहता था। पिनोलार्ज फैमिली का दूसरा बेटा प्रीव्यूज में शामिल हो गया। फिर भी फ्रे जरा भी नहीं दारा। उसने अपने हाथ उठाए और दूसरी मैजिक मिसाइल फायर कर दी। जैसे ही स्टूडेंट्स उस पर झपटने लगे वो अपनी एनर्जी बढ़ाता गया और एक के बाद एक सबको धूल चटाता गया। उसका एक छोटा सा एक्शन भी एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल बना देता था। एंड में वो उन पिटे हुए लड़कों के ढेर पर जा बैठा और सोचने लगा कि ये सब बस टाइम वेस्ट था। उनका मजाक उड़ाते हुए उसने सोच लिया कि इनमें से कोई भी उसकी मेहनत के लायक नहीं था। एकेडमी के ऊपर बादल छा गए। फ्रे अपनी टेक्निक्स इंप्रूव करने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा था कि थक कर उसकी आंख लग गई। तभी किसी ने पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा। हाय, उसने मुड़कर देखा तो इजाबेल थी। स्टूडेंट्स ने उसको डेडली मिसाइल बुलाना शुरू कर दिया था क्योंकि वो मैजिक मिसाइल से लोगों को धोता रहता था। ये नाम सुनकर उसको बहुत शर्म आती थी, पर उसे अभी तक और स्ट्रॉन्गर स्पेल्स यूज करने का चांस ही नहीं मिला था। इजाबेल उसके लिए अपनी इस अजीब से फीलिंग से घबरा गई थी। डेस्क पर सोते हुए देखकर वो उसको लगातार घूरती रही। टेबल से बिना अपना चेहरा उठाए फ्रे ने पूछा कि उसको क्या चाहिए। वो बोली कि उसने उसकी एडवाइस फॉलो की है। उसको पहले से पता था कि ट्रू ब्लड मैजिक सर्कल्स को इंप्रूव कर सकता है, पर उसे मैजिकल एसेंस के साथ 7:3 रेशियो में मिक्स करना उसके लिए नया था। ट्रॉक्सो ब्लड यूज करने से रिजल्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। फिर भी उसने इस अमेजिंग डिस्कवरी के लिए फ्रे को थैंक यू बोला। थोड़ी देर रुकने के बाद वो सोचने लगी कि अब वो उसको क्या सिखाएगा। फ्रे इतना थका और बोर लग रहा था कि वो बस उसको देखता रहा। वो भी उसकी आंखों में देखती रही, ये जानने के लिए कि आगे वो क्या कमाल कर सकता है। उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि वो इजाबेल का पर्सनल ट्यूटर बन चुका है। क्योंकि वो काफी टैलेंटेड थी, फ्रे जानता था कि सही ट्रेनिंग से वो 7th डिग्री तक पहुंच सकती है। उसने थोड़ी देर इस बारे में सोचा, फिर उसने उसको बुलाया और बोला कि नेक्स्ट वो उसे कॉन्फ्लिक्ट सिखाएगा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये हो रहा है। फ्रे ने बताया कि वो ब्रेक के दौरान ट्रेनिंग के लिए एकेडमी से बाहर जाएगा और वो चाहे तो आकर देख सकती है। उसने वार्निंग दी कि ये सफर मुश्किल और शायद जानलेवा भी हो सकता है, पर उसके बाद पूरी करने से पहले ही लड़की ने हाँ कर दी। वो सच में कॉन्फ्लिक्ट सीखना चाहती थी। चाहे जो हो जाए वो उसके साथ ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। जब निकलने का टाइम आया तो वो एक बहुत बड़ा बैकपैक ले आई। फ्रे को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना सारा फालतू सामान पैक करके आई है। फिर भी उसने सोचा कि औरतें ऐसा ही अलग अलग सामान कैरी करती हैं जो उसके समझ के बाहर है। थोड़ी घबराती हुई उसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। खुद फ्रे को भी अभी तक ठीक से पता नहीं था। वो हिस्पैनिया माउंटेन्स के बारे में सोच रहा था। वो जगह मॉन्स्टर्स के पैराडाइज के नाम से जानी जाती थी और खतरनाक थी। एक मैप के सहारे उन्होंने सबसे फास्ट रूट ढूंढा और ट्रैवल टाइम का अंदाजा लगाया। शिप से करीब आधा दिन लगता, पर माउंटेन्स का रास्ता ट्रिकी था और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। फिर भी बिना कोई डर दिखाए इजाबेल रेडी हो गई। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये ट्रिप आसान होगा। उसकी इन बातों पर फ्रे ने थ्योरी चढ़ाई। चलते चलते उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन्स की बात की। 4000 साल पहले ये चीजें नहीं होती थी। मैजिक तो ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, पर टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई थी। फिर भी एक पत्थर से इतनी दूर ट्रैवल करना एकदम मैजिकल लग रहा था। प्रॉब्लम बस प्राइस की थी। काउ सिम्फनी से हिस्पैनियोला का रास्ता इतना लंबा था कि इसमें करीब 10 गोल्ड का खर्चा आएगा। फ्रे ने अपने बैग में पैसे चेक किए, पर सिर्फ 1 गोल्ड मिला। पर कोई ना, उसके पास एक और प्लान था। इजाबेल भी फ्रे ब्लेक की तरह एक नोबल थी, तो उसने प्यार से पूछा कि उसके पास कितने पैसे हैं। वो तो एक फूटी कौड़ी नहीं लाई थी। उसके हिसाब से पैसे इंसान को आलसी बना देते हैं, इसीलिए वो इस ट्रेनिंग ट्रिप पर पैसे घर छोड़ आई थी। वो तो ये भी बोली कि ट्रैवल के लिए पैसे कमाना भी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। इतना बड़ा बैकपैक उठाकर ऐसी बेशरम वाली बातें सुनकर फ्री एकदम शॉक रह गया। इजाबेल गुस्से में बोली कि इन दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। औरतों को बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। वो लोग आगे बढ़ते रहे, ये सोचकर कि वहां पहुंचकर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल। चैलेंज पोर्ट पे दोनों ने लाइफ में कभी काम नहीं किया था। डॉक्स के पास उन्होंने देखा कि वहां सेलर्स और वर्कर्स की पूरी भीड़ जमा थी। उन्होंने शौक में उस बड़े से लकड़ी के शिप को देखा। ये एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री था, इसीलिए पास में स्टूडेंट्स की ऐसी भीड़ लगी थी। वहां का खाना भी लाजवाब होने वाला था। फ्री खाने के बारे में सोचकर ही फ्रे के मुंह में पानी आ रहा था, पर तभी पता चला कि शिप फुल हो चुकी है और अगली शिप अब 4 दिन बाद आएगी। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए और वो जमीन पे बैठ गया। उसे लग गया कि अब वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, द कॉटेज, जो कि एक पुराना प्लेनर शिप था। फिर भी वो शिकायत नहीं कर सकते थे। जिंदगी ऐसी चलती है भाई।
जूटनबर्ग में रुकने के बाद भी ये काउ सिम्फनी 5 दिन के अंदर पहुंच जाता और एकेडमी के बच्चे अभी भी फ्री में ट्रैवल कर सकते थे। अंदर शिप का क्रू आपस में बातें कर रहा था। एक स्कारफेस वाले आदमी ने बोला कि सब तैयार है। कैप्टन ने उन्हें उसी रात सेल करने का ऑर्डर दिया ताकि ये एक परफेक्ट रेड हो सके। आई पैच पहने हुए एक और बंदा हंसने लगा। किसी ने पूछा कि उसने अपनी आंख क्यों निकाली थी, तो वो बोला कि ये एक पायरेट की निशानी है। मैप देखते हुए उन्होंने खूंखार पायरेट्स के बारे में बात की, एक ऐसी जगह पॉइंट करते हुए जो थोड़ी सुनसान थी। उनमें से एक ने कहा कि उनका टारगेट वो शिप है जो जटिन बुल रुकेगी। ऑस्कल आइलैंड्स पास करने के बाद वो उस पे हमला कर देंगे। अब बस शिप का नाम पता करना बचा था। वो द कॉटेज थी जो अमीर जादों से भरी हुई थी। फ्रे और इजाबेल शिप की फ्रंट पर खड़े थे। कैप्टन ने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया और सबका स्वागत किया। इजाबेल प्यार से उनसे बात करने लगी। अगर ये शिप नहीं मिलती तो उन्हें 4 दिन और वेट करना पड़ता, और इसके बावजूद कि वो डिसेंट होने के बावजूद इसमें पैसेंजर्स कम थे। कैप्टन ने बताया कि उनका रूट ओकेल आइलैंड से क्यों गुजर रहा है, जहां पायरेट्स अक्सर आते थे। इजाबेल घबरा गई, पर उसने तुरंत उसे शांत किया। सिर्फ 2 वॉरशिप्स उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी, पर दोनों में एक 4th डिग्री मेज था और दोनों मैजिक टावर के बैटल मेजेस थे, तो अगर पायरेट्स आए भी तो वो खतरा नहीं होंगे। दोनों मेजेस ने अपने प्रोटेक्टिव स्पेल्स लगा रखे थे। इससे इजाबेल को थोड़ी तसल्ली हुई। अगर पायरेट्स में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो अटैक नहीं करेंगे। तभी फ्रे को कुछ अजीब लगा। क्रू अचानक पायरेट्स को देखकर बुरी तरह डर गया। एक बड़ी हेवीली आर्म्ड शिप सीधी उनकी तरफ आ रही थी। कैप्टन मैक तक शॉक में थे। इजाबेल पैनिक में ये सब देख रही थी, जबकि फ्रे शांत था। वॉरशिप्स पहले ही डूब चुकी थी। ये इस बात का सबूत था कि ये नॉर्मल पायरेट्स नहीं थे। उनके पास बड़ी कैनन्स थी और खतरनाक इरादे थे। कुछ मिनट पहले पायरेट्स ने अपना टारगेट ढूंढ लिया था और कॉटेज को आते देखा। 2 एस्कॉर्ट शिप्स को देखकर उन्हें थोड़ी टेंशन हुई, पर उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। इस रेड के लिए एक स्पेशल अजीब सी भाषा में बोलते हुए उसने अपनी पावर दिखाई। वो लॉर्ड डलर्ड था, एक लिच जो उनकी अटैक में मदद कर रहा था। उसकी मैजिक देखकर पायरेट्स की भी हवा टाइट थी। उससे प्योर डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन की फीलिंग आ रही थी, पर कैप्टन उस पर भरोसा करता था। ये एक अनडेड मॉन्स्टर था और एक लिच के साथ होने की वजह से कैप्टन को लगा कि वो पायरेट हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड बनाएगा। अनडेड ने अपना स्पेल तैयार करना शुरू किया। डार्क पावर शैडो मैजिक के साथ मिक्स हो रही थी। उसका पहला अटैक आइस स्पीयर था। उसने वॉरशिप्स पर फायर किया, शिप्स को चीरते हुए मेजेस को हिट करने के लिए। अटैक देखकर दोनों मेजेस ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। स्पीयर्स बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, पर आइस शिप्स को फाड़ती गई और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। पायरेट कैप्टन हंसने लगा, उस रात मिलने वाली दौलत के सपने देखते हुए। उसकी क्रू ने बैटल के लिए अपनी तलवारें निकाल ली। आगे बढ़ते हुए उसने डलर्ड की मैजिक की तारीफ करने की कोशिश की। तभी अनडेड को कुछ अजीब फील हुआ। जब वो मुड़ा तो कैप्टन तक डर गया। डलर्ड ने बताया कि उसने 3 आइस स्पीयर्स कास्ट किए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी शिप अभी तक पानी में कैसे तैर रही है। तभी कैप्टन को याद आया कि उसने उसको तबाह ना करने को कहा था, क्योंकि पैसेंजर्स को हॉस्टेजेस बनाना था। इससे लिच और चिढ़ गया और उसने उसे एक बेवकूफ बच्चा कहकर डांट दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ इतना अटैक करेगा कि वो लोग भाग ना सकें और लड़े नहीं, ना कि शिप डुबाने के लिए। पायरेट्स अभी भी कंफ्यूज लग रहे थे। डलर्ड ने कहा कि उस शिप में कुछ अजीब फील हो रहा है। इस दौरान कॉटेज पर कियोस मच गया, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर उधर डेक पर भाग रहे थे। एक साइड में एक मिस्टीरियस फिगर शांत बैठा था। हुड के अंदर वो थका हुआ लग रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। फ्रे और इजाबेल वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। वॉरशिप्स को तबाह होते देख इजाबेल की हालत खराब थी, पर फ्रे का फेस एकदम नॉर्मल था। उसने इजाबेल के सर पर हाथ रखा और उसको शांत होने को कहा। अभी के लिए उन्हें सिर्फ पायरेट से निपटना था। उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। उसने 3 आइस स्पीयर्स देखी थी, पर उनकी शिप की तरफ आने वाली हवा में ही गायब हो गई। उसे पता था कि उसने कोई डिफेंस स्पेल नहीं लगाया था, तो वो इस बारे में सोचने लगा। उसने मना फील किया था, फिर भी उसे रोक नहीं पाया। तभी उसे एक ऐसी प्रेजेंस फील हुई जिससे उसे डेमी गॉड का दर्द याद आ गया और खुद को बचा ना पाने की वजह से उसमें गुस्सा भर गया। उसने जबरदस्ती खुद को फोकस किया। ये डेमी गॉड नहीं था, माना अनडेड जैसा फील हो रहा था, पर उन्हें अभी भी नहीं पता था कि शिप को किसने बचाया। होठों पर हाथ रखे वो सोचता रहा, जिसने भी किया उसे थैंक यू तो बोलना बनता है। इधर पायरेट शिप पास आती जा रही थी। स्टूडेंट्स पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। दोनों शिप्स एक साथ आईं और लैडर्स फेंककर उन्हें ब्रिज की तरह यूज किया गया। आर्म्ड पायरेट शिप पर आने लगे। क्रू मदद के लिए चिल्लाने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लड़ें। लोग केओस में हर जगह भाग रहे थे। लाशें गिरने लगी जब कोई लड़ने के लिए आगे आया। असली फाइट अब शुरू होने वाली थी। कॉटेज निफला से छोटी थी, पर इसमें काफी पैसेंजर्स थे, करीब 40 अमीर बच्चे। रैंसम मनी के बारे में सोचकर पायरेट कैप्टन मुस्कुराया। उसने उनका स्वागत किया और अपनी क्रू को ब्लड थर्स्टी पायरेट्स इंट्रोड्यूस किया। कॉर्टेज के कैप्टन ने लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली, पर पायरेट को वहां सिर्फ अमीर बच्चों से भरा ट्रेजर चेस्ट दिख रहा था। उसकी क्रू जोर जोर से हंसने लगी। इस इंसल्ट से सबको गुस्सा आ गया। तभी पायरेट ने अपने आगे किसी को खड़ा देखा, एक स्टूडेंट जो अकेला और बेचारा लग रहा था। लड़के ने अनाउंस किया कि शिप ऐसे मॉडल स्टूडेंट से भरी है जो आगे चलकर ग्रेट
मेजेस बनेंगे। शॉर्ट में बोले तो उसने गलत शिप पे अटैक किया था। पायरेट कैप्टन समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है जब उसने खुद को बचाने के लिए मैजिक यूज करना शुरू किया। उसके खत्म करने से पहले ही कुछ उड़ता हुआ आया और उसको लकड़ी में घुसा दिया। पायरेट कैप्टन ने चाकू फेंका था। अपनी गर्दन के पास चाकू धंसा देख लड़का डर के मारे बुरी तरह पैनिक हो गया। वो डर से कांपने लगा। फ्रे और इजाबेल उस कियोस्क में वैसे ही जमे खड़े थे। फ्रे को पता चल गया था कि चाकू सीधा लड़की की गर्दन को टारगेट करके फेंका गया था, पर रास्ता चेंज हो गया था हुड वाले आदमी की प्रेजेंस फील करके। उसने सोचा कि क्या यही वो इंसान था जिसने शिप को बचाया था। तभी एक आवाज ने कहा कि वो नया लड़का पायरेट के सामने नहीं टिक पाएगा। फिगर ने उसे रिस्क ना लेने की वार्निंग दी। चुपचाप रहो। और बात मानो, पायरेट कैप्टन ने ऐसा बिहेव किया जैसे ये सब गलती से हो गया हो, और फिर नस्ती बंद करने का डिसाइड किया। एक आसान शिकार देखकर उसने सोचा कि वो उसे एक एग्जाम्पल बनाएगा। लड़का खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगा। वो इतना डर गया था कि उसने पैंट में पेशाब कर दी। कैप्टन ने इस बात पे उसकी बेइज्जती की और उसको एक बच्चा बुलाया। एक पायरेट ने कहा कि वो उसे हैंडल कर लेगा। उसने लड़के को अपने कंधे पे उठाया और उसको नहलाने का मजाक उड़ाया। हुड वाले आदमी ने रुकने को कहा, पर पायरेट ने लड़की को समंदर में फेंक दिया। स्टूडेंट तैरने के लिए स्ट्रगल करने लगा और मदद की भीख मांगने लगा। वो शिप से और दूर चला गया जब तक कि वो नजर से बाहर नहीं हो गया। भले ही और को सेकंड डिग्री का था, पर उसे बिना किसी रहम के मार दिया गया। पायरेट्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में आकर बाकी स्टूडेंट्स ने फाइनली मैजिक से अटैक किया। कैप्टन बस यही कंप्लेन करता रहा कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने एक के बाद एक स्पेल मारे, पर किसी और ही ताकतवर चीज ने उन्हें रोक दिया। अनडेड की पावर पायरेट्स को बचा रही थी। वो हर जगह फैल गई, हर अटैक को ब्लॉक करते हुए। स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि उस इवल फोर्स से कैसे लड़े। पायरेट कैप्टन बस हंसता रहा जब अनडेड ने बाकी काम हैंडल किया। डार्क मैजिक यूज करके उसने स्टूडेंट्स पर हावी होना शुरू किया। एक शैडो फोर्स उन सबको अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। एक लड़का यकीन न होने पर घूरता रहा। उसने ऐसी डार्क पावर के बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ा था। एक बहुत पावरफुल और खतरनाक लिच। इजाबेल मॉन्स्टर को देखकर सदमे में थी, पर फ्री डीपली सोचता रहा। पायरेट्स ने किसी इमॉर्टल बीइंग के साथ डील की थी, पर इमॉर्टल्स मॉर्टल्स के साथ डील तब तक नहीं करते जब तक उन्हें फायदा ना हो। पायरेट्स तो बस मजा ले रहे थे।